हेलो एवरीवन। बहुत दिन के फिर से ब्रेक के बाद मई का भाग तीसरा और अंतिम भाग है और मई आपका समाप्त हो जाएगा। मेरी कोशिश रही है कि मई का इस 3 वीडियो के अंदर में आपको सारा करंट अफेयर समाहित कर दूं। अगर फिर भी कोई चीज़ें बच जाती है तो मैं टेस्ट के माध्यम से उसमें आपको डाल दूंगा, लेकिन ये करंट अफेयर सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। जून का और जुलाई का करंट अफेयर अब हर वीक में आएगा। वीकली करंट अफेयर बेसिकली अब आएगा, जो कि इस मंथ से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ हर एक शनिवार को रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सॉल्व किया जाएगा रात के 9 बजे। तो सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बुलाते हैं अपने टीचर जी को। बहुत दिन से वेट कर रहे हैं आप लोगों के लिए मिलने के लिए। चलिए जी, आ जाइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ज्ञान का मंथन आपके अंदर भी, और एक दिन आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी और जो आपको सफलता मिलने वाली है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज का है, थोड़ा सा पेन का कलर ले लिया जाए, ये रेड, ठीक है। क्या कह रहा है? न्यायमूर्ति बीएन श्री कृष्ण समिति का संबंध, न्यायमूर्ति बीएन श्री कृष्ण का संबंध किससे है? तो आपका ऑप्शन है डाटा संरक्षण के संबंध से, कोविड-19 के प्रभाव के संबंध से, ऑक्सीजन की कमी की समस्या के संबंध में, कृषि कानून में बदलाव के संबंध में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डाटा संरक्षण के अनुशासन के संबंध में। ध्यान रखिएगा, बीएन श्री कृष्ण समिति अभी बहुत ही ज्यादा हाल में चर्चा में रहा है। आपको डाटा संरक्षण से संबंधित ट्विटर पे रोक, फेसबुक पे रोक, इस तरह से, तो यहां से आपको ध्यान रखना है। और कुछ बातें इनके बारे में जान लेते हैं, इस समिति के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में के.एस. पट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में एक निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। ध्यान रखिएगा, 2017 में के.एस. पट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय जो है निजता के अधिकार को, मतलब जो आपका निजी है, जो आप जो सिक्रेसी है, उसको मौलिक अधिकार माना है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को इसके संबंध में अपना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, और केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण के अनुशासन में इस कानून का प्रस्ताव करने के लिए न्यायमूर्ति बीएन कृष्ण श्री कृष्ण समिति की नियुक्ति की। और समिति द्वारा जो है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पेश किया गया 2018। ठीक है। इसके बाद संसद ने वर्ष 2019 में इसको चेंज करके, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 को चेंज करके व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 पेश किया। ठीक है। और इस विधेयक का उद्देश्य क्या था? डेटा से संबंधित व्यक्तियों को गोपनीयता की सुरक्षा करना और उक्त उद्देश्यों तथा किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा से संबंधित मामलों के लिए भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करना। मतलब इसके लिए एक अलग से डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब डेटा संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करना, इस विधेयक का उद्देश्य था, जो कि 2019 में संसद के द्वारा पारित किया गया। ठीक है। तो पहले याद क्या क्या रखना है कि 2017 में के.एस. पट्टास्वामी बनाम भारत मामले में जो निजता का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के रूप में किया, और इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार को इसके लिए रिपोर्ट और इसके बारे में दिशा निर्देश देने के लिए कहा। और तो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया? न्यायमूर्ति बीएन कृष्णा समिति को नियुक्त किया, जिसका काम था इससे संबंधित अपना रिपोर्ट देना, जिसने एक रिपोर्ट तैयार किया, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2018 के रूप में पेश किया। बाद में ये मसौदा सरकार के पास सौंपा गया, तो संसद ने 2019 में इसका नाम चेंज करके व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 के रूप में पेश किया। और इस विधेयक का उद्देश्य गोपनीयता के साथ साथ भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण यानी डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना करना था। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आज का। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज IEA द्वारा शुद्ध शून्य उत्सर्जन नेट जीरो इमिशन हेतु किस नाम से रोड मैप अपना जारी किया?
तो शून्य, है ना, नेट जीरो इमिशन किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किस नाम से अपना रोड मैप तैयार किया गया? तो इसका आंसर है नेट जीरो बाई, सॉरी ये 2080, 2040, 2070, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2050। ठीक है, 2050 नेट जीरो बाई 2050 तक नेट जीरो इमिशन मतलब जो उत्सर्जन हो रहा है उससे संबंधित इस पे ये रोड मैप तैयार किया 2050 तक। यह विश्व का पहला व्यापक ऊर्जा रोड मैप है जिसे नवंबर 2021 में जलवायु परिवर्तन पर स्कॉटलैंड की ग्लासगो में संपन्न होने वाले संयुक्त कोप 26 सम्मेलन में अपनाया जाएगा। ठीक है, ये कोप 26 जो था पिछले 2020 में होना था, जिसको स्थगित करके 2021 में किया जा रहा है, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में कराया जा रहा है। ठीक है ना। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी मतलब आईईए का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ बेसिकली? पेरिस में। और कब स्टेब्लिश हुआ था? तो 1974 के अंदर। और इंडिया इसका कब अध्यक्षता किया था? बेसिकली इंडिया के अंदर कब हुआ था? तो 2017 में इंडिया के अंदर कोप हुआ था। ठीक है, और 2000 जो 23 है उसके अंदर मतलब कोई कोप 28वां जो है उसको करने के लिए दुबई ने प्रस्ताव अपना दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व की 50 महानतम नेताओं की सूची में भारत से किसका स्थान है? टॉप 10 में है वो एक्चुअली। ठीक है, फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा किया गया है 2021 में के लिए विश्व की 50 महानतम नेताओं की सूची में भारत से किसका स्थान है? 10वां स्थान है भारत से। तो नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन, आधार पूनावाला और ममता बनर्जी। ये डॉक्टर हर्षवर्धन लिख लीजिए। ठीक है, ममता बनर्जी। तो इसका सही उत्तर होगा आधार पूनावाला, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना, इसके सीईओ है। ठीक है, और पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न को। और भारत से 10वां स्थान प्राप्त हुआ है आधार पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है? तो वो सीईओ है। अगला क्वेश्चन, पीडीआरडी का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट डेफिशिएंसी रेवेन्यू डिफिक्ट, पोस्ट डेफिशिएंसी रेगुलेटरी डायलिसिस, पोस्ट डायरेक्टर रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिशिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डिफिक्ट। इसका मतलब क्या है कि वित्त मंत्रालय द्वारा 2021 और 2022 के लिए 17 राज्यों को 98,9,871 करोड़ रुपया विचलन बाद राजस्व घाटा के लिए दिया है। ठीक है ना, 2026 तक का टारगेट है कि टोटल 6 राज्य ही कोई ये मिलता रहे, अभी टोटल 17 राज्य है। ठीक है, ये अनुच्छेद 275 के तहत, अनुच्छेद 275 के तहत ये केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को मदद करता है। ठीक है, याद रखिए, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डिफिसिट, विचलन बाद राजस्व घाटा। धर्मात्य गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को समर्पित पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ठीक है ना, ये बहुत पुरानी पुस्तक है, अभी करंट अफेयर में क्यों है? तो चूंकि गोपाल कृष्ण गोखले का अभी हाल ही में 9 मई को इनका जयंती मनाया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो धर्मात्य गोखले, ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रामचंद्र गुहा, राजकुमार शुक्ल। आपको पता है महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु रहे थे, इसलिए महात्मा गांधी ने ये बुक लिखा था। और गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा और क्या जानकारी जान सकते हैं कि वो महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और नरम दल के समर्थक थे, साथ ही साथ बनारस अधिवेशन 1905 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था बनारस 1905 के अध्यक्ष थे। और 1905 में ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। उसके अलावा एक हितवाद करके अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था, हितवाद अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, आज का क्वेश्चन नंबर 6, अनुच्छेद 311 का संबंध किससे? लोग सोच रहे हैं सर इतना अनुच्छेद कौन याद रखेगा? क्योंकि ये अनुच्छेद अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन याद रखना है, समझना है और जानना है, इसके बारे में एग्जाम में आ सकता है। क्या है? सिविल सेवा से बर्खास्ती के संबंध में, सिविल सेवकों की नियुक्ति के संबंध में, आपातकाल में राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में, महामारी में प्रधानमंत्री की शक्ति के संबंध में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सिविल सेवा के बर्खास्ती से संबंध में। ऐसा क्या था कि इसको अभी जाके चर्चा में है? 2 केस हुआ है, एक जम्मू कश्मीर के अंदर और दूसरा केस हुआ है आपको मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर
आपको नियम क्या कहता है, पहले अनुच्छेद 311 क्या है, एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत किसी भी अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के अधीन हो या केंद्र सरकार के, उसको हटाया नहीं जा सकता, खासकर उनके द्वारा जिसके द्वारा उसे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। इसके तहत संरक्षित व्यक्ति कौन कौन है, संघ के सिविल सेवा, अखिल भारतीय सेवा सेवा के, अखिल भारतीय सेवाओं के, उसके बाद किसी राज्य के सिविल सेवा या संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्ति, ये सबको इससे संरक्षण प्राप्त है, ठीक है ना। आप बर्खास्त नहीं कर सकते, उनको नौकरी से नहीं हटा सकते, ना उनको डिग्रेड कर सकते, रैंक को नीचे नहीं कर सकते। तो लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बर्खास्त किया गया, तो साथ ही में जब भी कानून बनता है तो अपवाद भी बनता है कि 311(2) के तहत उसको जांच के बाद ही हटाया जा सकता है, जांच तक जब तक उसको पूरा मौका नहीं आया तब तक नहीं हटाया जा सकता है। तो वही अपवाद क्या कहता है इसका, 2A 2B 2C, ये अपवाद है इसका, जहां पे 2C का अभी हाल में यूज हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें 3-4 सरकारी टीचर को हटा दिया गया था, ठीक है। जब ये जो अधिकारी है उसको ये लगता है कि बिना जांच के भी, मतलब जो हम फैसला ले रहे हैं वो सही है, तो इस पावर का यूज करके वो हटा सकता है। वही 2B का यूज करके वहां पे आपको महाराष्ट्र के अंदर हटाया गया है, ठीक है। तो ये अपवाद है, याद रखिएगा, 311 में किसी भी सिविल सेवकों को बर्खास्त नहीं किया जा सकता, लेकिन 2C के तहत, 311 2C के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, जम्मू कश्मीर सॉरी राज्य उपराज्यपाल के द्वारा किया गया है ना, उपराज्यपाल के द्वारा, और वहीं पे समकक्ष अधिकारी 2B के द्वारा किया गया है मुंबई के अंदर, ठीक है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान 140, 142, 150, 78। तो ये आपको मनाया गया था 3 मई को, जिसका थीम था, तो सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा 142, है ना, इसका आंसर होगा 142। चलिए, इसका थीम क्या था, आपको बताए थे, इसका थीम आप कमेंट में बताइएगा, देखते कितना लोगों को याद है, ठीक है ना। कोकतास बहुत ज्यादा चर्चा में है, कोकतास याद रखना है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मामला है, आपको अंतरराष्ट्रीय मामला भी जानकारी होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किससे संबंधित है, किन देशों से संबंधित है, अफगानिस्तान तालिबान, किर्गिस्तान ताजिकिस्तान, इजराइल गाजा, इंडिया पाकिस्तान। तो कोकतास जो कि आपको तालिबानी क्षेत्र अफगानिस्तान से संबंधित है, वहां पे क्या था, सॉरी अफगानिस्तान कह रहे हैं, किर्गिस्तान ताजिकिस्तान से संबंधित है, जहां पे ये जो मसला है बेसिकली एक जल आपूर्ति वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे हमेशा लड़ाई देखने को मिलता है। हाल ही में हिंसक झड़प हुआ था, इसमें 40 लोग की मृत्यु हो गई थी और लगभग 200 घायल लोग हो गए थे। याद रखिए, कोकतास का संबंध किर्गिस्तान ताजिकिस्तान से है। क्वेश्चन नंबर 9, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि युवा पीएम होता क्या है। तो युवा पीएम क्या है, यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर, है ना। तो ये ऑथर से संबंधित है, मतलब जो नए ऑथर आ रहे हैं उनसे संबंधित है। तो ये योजना किसके द्वारा किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये भारत की इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट के तहत ये स्टार्ट किया गया है युवा पीएम। पीएम मोदी के मन की बात के अंदर ये उन्होंने विचार रखा था, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने इस पे अमल किया है। और जो भारत जो 2021 में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 15 अगस्त को, ठीक है, उसमें इनका प्राइज का घोषणा किया जाएगा, ठीक है, कौन का सिलेक्ट करके, और जो 75 जो यंग ऑथर होंगे उनको सिलेक्ट करके उसके बाद उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उनसे जो हमारे अनसंग हीरो है आजादी में, लड़ाई में, उनके बारे में लिखा जाएगा। और ये फाइनली बुक छपेगा युवा दिवस के दिन, यानी 12 जनवरी 2022 को ये बुक छपेगा, और 50,000 रुपया प्रति माह 6 महीना तक ये सभी लेखकों को दिया जाएगा। और मैंने पहले बता दिया कि 15 अगस्त 2021 को विजेताओं का घोषणा की जाएगा, 15 लेखक का चयन किया जाना है, ठीक है ना, और उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 आज का 10वां, हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है सलमान रश्दी, साकिर राठीर, अवतार सिंह भसीन और नितिन राकेश। इसका आंसर हो जाएगा नितिन राकेश, ठीक है ना। नितिन राकेश को जेरी विंड के साथ संयुक्त रूप से इनके बुक दोनों आदमी द्वारा लिखा गया ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा शकूर राठीर की बात करें तो इन्होंने भी बुक लिखा है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ठीक है। तो ये शकूर राठीर पीटीआई के अंदर काम करते हैं जो कि कश्मीर से रिलेटेड है और कश्मीर के बारे में इन्होंने लिखा है। उसके अलावा एस भसीन जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर किसी की बात करें तो एस भसीन के द्वारा लिखे गए नेहरू तिब्बत एंड चाइना है। उसी तरह सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 51 आज का 11, हाल ही में चर्चा में रहा अर्जान नागवास वाला का संबंध किस खेल से है? चेस, क्रिकेट, तीरंदाजी, पहलवानी। तो ये इनका संबंध क्रिकेट से है जो कि अभी तक एक्टिव एकमात्र 23 वर्ष के गुजरात से संबंध है और एकमात्र पारसी खिलाड़ी 1975 के बाद। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पढ़पर समुदाय से आते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, है ना, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, पारसी समुदाय से आते हैं, जो कि 1975 के बाद एकमात्र खिलाड़ी है जो एक्टिव खिलाड़ी है क्रिकेट में, जिनका साउथहैम्पटन टेस्ट के लिए जो विश्व चैंपियनशिप टेस्ट था उसके फाइनल के लिए इनको रिजर्व लिस्ट में डाला गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया था? और आपको यहाँ पे आई बटन में आपको दिख जाएगा, जो आई बटन है इस पर क्लिक करिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे किसी भी जो चक्रवात आता है उसका नाम रखा जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे गति है, क्या है, ये सारा आपको इस वीडियो के अंदर में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अभी क्या है क्वेश्चन, आपको चक्रवात यास का नाम किसके द्वारा रखा गया? आपका ऑप्शन है म्यांमार, ओमान, इंडिया, पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा ओमान, ठीक है ना। तो आप देखिए ताउते जो हाल ही में आया था जिसका नाम म्यांमार रखा था, जिसका अर्थ होता है शोर करने वाली छिपकली, जो कि अरब सागर से उठ के आया था। उसी तरह यास की बात करें तो यास का मतलब होता है निराशा, जो कि बंगाल की खाड़ी से आया था, जिसका नाम ओमान ने दिया था। और कुछ दिन पहले गति आया था जिसका नाम इंडिया ने दिया था। और आने वाले तूफान का नाम है पाकिस्तान के द्वारा दिया गया, जिसका नाम है गुलाब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही ने सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, सबसे ज्यादा बार जो रिकॉर्ड बनाया था नेपाल की थी, और पूछ रहा है कि सबसे तेज तो 26 घंटा में चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, नेपाल से है, भारत से है, चीन से है, हांगकांग से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हांगकांग से है, ठीक है ना। हांगकांग की इतिहास यिन हंग के द्वारा 26 घंटे के अंदर पूरे एवरेस्ट को चढ़ लिया गया था, जो कि अभी तक का सबसे तेज चढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल द्वारा किस तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत का कमीशन किया गया है? इसका ऑप्शन है सजग, कैश, वज्र, यामिनी, है ना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सजग, ठीक है। सजग किया गया है जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, कंप्लीट स्वदेशी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है, जो कि 29 मई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इसके अलावा जो वज्र है, वज्र को ही हाल में मार्च के अंदर किया गया था, भारतीय तटरक्षक जहाज वज्र को, जो कि किसके द्वारा बनाया गया है? एल&टी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि 24 मार्च को विपिन रावत सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के द्वारा चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पर कमीशन किया गया, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 55, बनेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हाथी के गलियारे के रूप में इसको विकसित करने की बात हो रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आज का 16, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? असिता वी ओलेटी, अभिलाषा पाटिल, अलका रघुवंशी, दीपिका जलन। इसका आंसर हो जाएगा असिता वी ओलेटी, जो कि कर्नाटक से, मूल रूप से कर्नाटक से संबंध रखती है। यह है असिता, इनको पहला भारतीय महिला परीक्षण उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अभी भी 1% 2% ही महिला है हमारे, 1% से भी कम है आर्मी के अंदर। अगला क्वेश्चन है सबसे कम आर्मी के अंदर 57, क्वेश्चन नंबर है
हाल ही में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू की है? आई चूज माई नंबर मतलब अपने पसंद का नंबर, अकाउंट नंबर चूज करने का सुविधा किस बैंक के द्वारा किया गया है? तो आपका ऑप्शन है बंधन बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है ना, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये जन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि आई चूज माई नंबर शुरू किया है, साथ ही साथ एचडीएफसी पे 10 करोड़ का जुर्माना लगाया था, उसी तरह आईसीआईसी बैंक पे 3 करोड़ का जुर्माना, ठीक है ना। एचडीएफसी बैंक से ऑटो ऋण पोर्टफोलियो में गड़बड़ी के कारण लगाया गया है, वही हस्तांतरण के लिए दूसरे एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी हस्तांतरण के लिए 3 करोड़ का जुर्माना आईसीआईसी बैंक पे लगाया गया। ये भी याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आज का क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन 58 ये मई सेशन का। हाल ही में किस संस्था ने ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट, बिग बास्केट में किसने बहुमत हिस्सेदारी ले ली है? अपना मतलब सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उसमें खरीदी है, तो किसके द्वारा किया गया है? रिलायंस डिजिटल, एयर डिजिटल, टाटा डिजिटल, तो फॉर्च्यून ग्रुप, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आपको टाटा डिजिटल के द्वारा, ठीक है ना। झूरोंग क्या है? झूरोंग क्या है? झूरोंग क्या है? चीन का पहला मार्स रोवर, जापान पहला अंतरिक्ष स्टेशन, कोरिया का कोविड-19 टीका और अमेरिका का ड्रोन। बताइए, तो ये झूरोंग क्या है? चीन का पहला मार्स रोवर जो हाल ही में सक्सेसफुली 15 मई को लाल ग्रह पे उतारा है, और ऐसा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है, ठीक है ना। इससे पहले अमेरिका ने ये केवल काम किया है। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का 20वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किस देश ने किस देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए महावाणिज्य दूतावास के उद्घाटन की मंजूरी दे दी है? ठीक है ना, एक नए महावाणिज्य दूतावास की मंजूरी कहाँ मिला है? तो चीन के अंदर, जापान के अंदर, मॉरिशस के अंदर, मालदीव के अंदर। तो इसका आंसर सही हो जाएगा मालदीव के अंदर, ठीक है ना, मालदीव के अंदर ये मिला। मालदीव के कौन सा शहर? तो अड्डू शहर में एक नया महावाणिज्य दूतावास खोलने का मंजूरी मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 61वां और आज का 21वां, किस राज्य ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्य को प्रगति के आधार पर देश भर में, या तो केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है या तो राज्य हो सकता है, में पहला स्थान प्राप्त किया है? मतलब दोनों मिलाकर पहला स्थान कौन प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, ठीक है ना। झारखंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? महुआ यानी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 और आज का 22वां, ईवाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? मतलब अक्षय ऊर्जा के लिए कितना आकर्षक है, कितना जागरूक है, ये इसके आधार पर जो रैंकिंग किया गया है वो है भारत का स्थान इसमें तीसरा है, पहले चौथा था, है ना। भारत सोलर वोल्टेक सेल पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और ये इसके नतीजा है कि भारत तीसरा स्थान पे आ गया। प्रथम स्थान पे अमेरिका है, इससे पहले भारत का चौथा स्थान था। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने महामारी से प्रभावित चेस समुदाय की मदद के लिए कौन सी पहल शुरू की है ना, अपने कम्युनिटी के लिए बेसिकली कह लीजिए, कौन सा पहल शुरू किया है? तो चेकमेट कोविड पहल, खेल से खाना पहल, चेस हमारा परिवार, चेस और चेस के परिवार, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा चेकमेट कोविड पहल शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र स्थापित करने के लिए कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन था किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ही साथ हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए जो रैंकिंग किया गया उसके तहत कर्नाटक बहुत अच्छा काम किया है, इसको 95 में से 90 अंक मिला है, ठीक है, पहला स्थान कर्नाटक को है। आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता के शॉर्ट फिल्म अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? मनोज बाजपेयी, अनुपम खेर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, है ना। कहाँ की बात कर रहा है? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो सही आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। इनके फिल्म, शॉर्ट फिल्म जो है हैप्पी बर्थडे के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का अवार्ड मिला है, शॉर्ट फिल्म अभिनेता का अवार्ड मिला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको सेशन समझ में आया होगा। फिर कोई डाउट है, कोई और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।